हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका पहला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे, कहाँ से चुने गए थे उसके सदस्य? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इस समय इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात की गई? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 का डेट हम और याद रखेंगे कि इसी दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था, लेकिन संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को अंगीकार किया गया। इसी उपलक्ष्य में हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? विधि दिवस के रूप में मनाने का कार्य करते हैं। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? तो संविधान की उद्देशिका में संशोधन एक बार किया गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें क्या किया गया है? 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द क्या जोड़े गए हैं? और अखंडता शब्द। ठीक है, तो संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें कौन से ऐसे 3 शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव। बी.एन. राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। तो भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों से विभिन्न चीज़ों को लिया गया है, जिसमें एक एकल नागरिकता है। ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। उपराष्ट्रपति के पद की बात करेंगे अगर, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। अगर हम नीति निदेशक तत्व की बात करते हैं तो नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। तो ऐसे विभिन्न देशों के संविधानों से विभिन्न चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी जो है कि कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32। इसको क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कहाँ मिलेगा आपको? अनुच्छेद 32। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? देखिए, एक प्रश्न आया पुनः, कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है कि कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। यूएसए से और क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति पद कहाँ से लिया गया है? मौलिक यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा?
तो मूल रूप से अगर हम मूल अधिकार की बात करते हैं तो मूल अधिकार 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मूल अधिकार था, इसको हमने हटा करके भाग 12 और अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद हमारा है 300, अनुच्छेद हमारा है 300 के अंतर्गत क्या बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, अगर प्रश्न आता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, तो हम बताएंगे आंसर क्या, 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ 44वां संविधान संशोधन, तो 1978 को हुआ। अगर ये प्रश्न पूछता है कि मूल अधिकार में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। अगर वर्तमान पूछता है तो क्या बताएंगे, 6 हैं। और जो 7वां मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ये कहाँ किस अनुच्छेद में है, अगर प्रश्न पूछता तो 300 क में है। किस भाग में है, भाग 12 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है। देखिए पुनः यह प्रश्न आ गया, भाग 3 में। अगर पूछ दे कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में है। अगर अनुच्छेद पूछ दे कि किस अनुच्छेद के बीच में है, तो 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार का वर्णन किया गया। अगर ये पूछ दे कहाँ से लिया गया है, बार बार रिवीजन हम इसको करेंगे यूएसए के संविधान से, ताकि याद हो जाए हमको, और परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। मूल अधिकार यूएसए के संविधान से किस भाग में है, भाग 3 में। किस अनुच्छेद के बीच में है, 12 से 35 के बीच में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता भारत के संविधान किस भाग में है। तो नागरिकता किस भाग में है, ये जो है कि भाग 2, किसमें है, भाग 2 में। ठीक है, नागरिकता कौन सी हमारे वहाँ है, एकल नागरिकता। कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। इसको भी याद रखेंगे हम, प्रश्न बहुत बनता है इससे कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, भाग 2 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत, तो अनुच्छेद 17। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 51 क। क्या है, अनुच्छेद 51 क है, 51 नहीं है, 51 क है। ठीक है, और किस भाग में मौलिक कर्तव्य है, 4 क में। यह भी प्रश्न बन सकता है कि क्या मौलिक कर्तव्य मूल रूप से संविधान में थे, तो नहीं, मौलिक कर्तव्य हमारे मूल रूप से संविधान में नहीं थे। तो कैसे जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। कब जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हो गए, 11। मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10। 11वां कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्य का वर्णन कहाँ पे है, 51 क में। भाग अगर पूछता है तो कब, 4 क में। और एक बात और इसमें याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर बनाई गई थी, तो ये जो है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं उल्लेखित हैं। तो वर्तमान की बात किया है तो हम कितने, 11। अगर मूल रूप से पूछता तो कितने होते, 10। अब ये पूछता है 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये मौलिक कर्तव्य क्या मूल रूप से थे, नहीं, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों की भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। किसमें है, अनुच्छेद 27 में। किसके अंतर्गत आता है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, मूल अधिकार की धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निषेध तत्व की अवधारणा। देखिए एक प्रश्न और आ गया कि कहाँ से लिया गया है। ये तो राज्य के नीति निषेध तत्व के संबंध में पूछा है, तो राज्य के नीति निषेध तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमने क्या पीछे पढ़ा है, नागरिकता के संबंध में पढ़ा है। नागरिकता कहाँ से ली गई है, एकल नागरिकता हमारे वहाँ है, कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। एक चीज़ हमने और पढ़ा है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इनको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। तो अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या करता है, भारत को एक जो है कि कल्याणकारी राज्य घोषित करने का कार्य करता है। तो ये
जो अनुच्छेद 39 है किसके अंतर्गत आता है, तो ये जो है कि राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है। तो राज्य का नीति निषेध तत्व अगर आ गया तो हम इसके बारे में भी जानकारी रखेंगे कि राज्य का नीति निषेध तत्व किस भाग में है, संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद जो हो जाएगा आपका 36 से, एक सेकंड लिख देते हैं, 36 से 51 के अंतर्गत। अगर ये पूछ ले कि कहाँ से लिया गया है नीति निषेध तत्व, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निषेध तत्व लिया गया है। ठीक है, इसका मूल उद्देश्य अगर हम नीति निषेध तत्व के जानकारी अगर करना चाहें, अगर प्रश्न हमारा जो है कि आ जाए परीक्षा में कि आप बताइए नीति निषेध तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य इसका है भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। प्रश्न है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है किसका होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका होता है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ये हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होगा। इसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 64 में। अगला देखते हैं अनुच्छेद, एक चीज़ और यहाँ जानकारी रखते हैं कि उपराष्ट्रपति किस जो है कि अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है, तो अनुच्छेद 63 के अनुसार बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति के पद के बारे में हमने पीछे बताया है, कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, देखिए यहाँ पर न्यूनतम आयु के बारे में बात किया है। तो हम यहाँ कई विभिन्न पदों के व्यक्ति के उम्र के बारे में जानकारी करेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु अगर दिया है तो 35 वर्ष। एक चीज़ और यहाँ जानकारी रखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए भी कितनी उम्र होती है, 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है, 35 वर्ष। अगर राज्यपाल का आपसे पूछ दे तो क्या करेंगे, राज्यपाल का भी कितना होता है, 35 वर्ष होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो यहाँ पर प्रश्न क्या हमारा आया, राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचन के लिए कितनी अवधि होती है। ठीक है, तो अवधि कितनी होती है, 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के बारे में एक और जानकारी कर लेंगे कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। ये कैसा है, एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसा है, एक अस्थाई सदन है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति हम पीछे पढ़ा है, कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। किस में वर्णन है, अनुच्छेद 64 में वर्णन है। बार बार इसको हम रिवीजन करेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको जो है कि हम लोग बार बार रिवीजन करेंगे। राज्यसभा के सदस्य के बारे में एक और जानकारी देंगे, जब विघटन नहीं होता है तो कैसे होता है, तो इसके हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। कितने करते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, एसएससी में तो काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो 1/3 सदस्य इसके क्या करते हैं, हर दूसरे साल अवकाश ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा। तो यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह किसको देगा अपना त्यागपत्र, लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है, और लोकसभा उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। ठीक है, अब यहाँ और जानकारी कर लेते हैं, राष्ट्रपति के बारे में अगर पूछ ले कि राष्ट्रपति किसको देगा, तो राष्ट्रपति किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को अनुदान देती है। तो किसकी सिफारिश पे, वित्त आयोग। ठीक है, तो वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है। अब यहाँ पर वित्त आयोग आ गया तो हम वित्त आयोग के बारे में जानकारी रखते हैं। अगला, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। अगर प्रश्न पूछ ले कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कितने साल, 5 वर्ष के अंतराल पर। ठीक है, 5 वर्ष के, हर 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है।
तो यहाँ पे देखिए अटॉर्नी जनरल इंग्लिश शब्द है, तो यहाँ पे जो है कि अटॉर्नी जनरल के जानेंगे, इसको क्या कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, और इसको महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब हम जानेंगे कि अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी का संविधान में कहाँ वर्णन है, तो इनका वर्णन अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। ठीक ना। और अगर हम एक और जानकारी रख लें कि महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान। बहुत महत्वपूर्ण है, महान्यायवादी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, एसएससी में खास करके बहुत अच्छे प्रश्न इससे बनते हैं। ठीक है, महान्यायवादी अनुच्छेद 76। ठीक ना। और इनका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। अगर आप प्रश्न पूछ ले कि प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो MC शीतलवाड़। कौन थे, MC शीतलवाड़। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वह व्यक्ति, आज का अगला और अंतिम प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 30। ठीक है, क्या है प्रश्न, वह व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकार या सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं, तो कौन भेज सकते हैं अनुच्छेद 143 तक, भारत के राष्ट्रपति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत भेजते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 143 के तहत। ठीक है, इसको आज का यही अंतिम प्रश्न था। धन्यवाद।